तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की। और ये युद्ध हर बदलते घंटे के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजराइल के बीरशेबा शहर में भीषण आग लग गई है। इस हमले में कम से कम 18 लोग जख्मी हो गए हैं। ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर भी हमला किया, तो वहीं इजराइल के मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया। उधर इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान पर एक साथ 60 फाइटर जेट से हमला किया, जिसमें एक साथ 120 बम धमाके किए गए। इधर युद्ध के 8वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उन्होंने दिया है, उसने सबको चौंका दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि वो युद्ध में सीधे आने के लिए अभी 2 हफ्ते का इंतजार करेंगे। हालांकि इसके बाद इजराइल ने दावा किया कि वो अकेले ही ईरान के लिए काफी है। उधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध में उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान इजराइल वॉर के बीच रूस ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना भी खतरनाक है। रूस के मुताबिक खामनेई की हत्या को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेहद गंभीर है, और अगर किसी देश ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो वह अंजाम नहीं झेल पाएगा। क्रेमलिन ने यह भी कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कतई मंजूर नहीं है, और अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की हत्या होती है तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। रूस के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। रूस ने कहा कि अगर ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो अंजाम दुनिया के लिए तबाही होगा। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। वहीं अमेरिका के जो मोहलत दी गई है 2 हफ्ते की, उसके बाद बाजार में तेजी का माहौल दिखाई दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1046 पॉइंट चढ़कर 82,408 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 319 पॉइंट की छलांग लगाते हुए 25,112 पर क्लोज हुआ। वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद मिड कैप इंडेक्स में भी रौनक दिखी। मिड कैप के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। वहीं आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयर्स में रही। इसके अलावा रियलिटी इंफ्रा पीएसई शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली। वहीं मेटल ऑटो आईटी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। तो ये जो हफ्ता है बाजार के लिए काफी वॉलेटाइल रहा। इजराइल और ईरान टेंशन और क्रूड की चाल पर सबकी नजरें टिकी रहीं। हालांकि ईरान को ट्रंप की मोहलत से बाजार को कुछ राहत जरूर मिली है, इसलिए आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। मझधार में बाजार शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें। सरकार देश में रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन बढ़ाने के लिए खास इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। इसे लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। खबर पर डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या कुछ सरकार का प्लान है, किस तरह से अब रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन देश में बढ़ाया जा सके, इसे लेकर सरकार पीएलआई का घोषणा करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ जहाँ कोशिश ये की जा रही है कि चीन के साथ बातचीत और डिप्लोमेटिक जो स्टेप है वो बढ़ाया जा सके रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये भी चाहती है कि चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा ना हो। इसके लिए एक बड़ी स्कीम की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। अगले 2 सप्ताह में स्कीम की घोषणा हो सकती है। करीब 5,000 करोड़ की ये स्कीम होगी, जो 3 या 5 साल के लिए हो सकती है। इसके लिए जो तमाम माइनिंग से जुड़ी कंपनियाँ हैं, जो रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग से जुड़ी जो कंपनियाँ हैं, उनको इन्वाइट किया जा सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि आप काम कीजिए, और इसके लिए सरकार एक रिवर्स ऑक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकती है। जो कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं, मसलन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की एक शर्त हो सकती है। और इसके बाद जो है अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसका एक ड्राफ्ट आने वाला है, वो आ सकता है। और कोशिश की जा सकती है कि भारत में जो बड़ा भंडार है, लगभग 6.9 मिलियन मेट्रिक टन का भंडार है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसकी रिफाइनिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भारत के अंदर बन सके। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच आपको बता दें, रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से ऑटो इंडस्ट्री ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल स्पीकर बनाने के लिए होता है। अब होम थिएटर, हेडफोन, ईयरबड्स और टीवी जैसे उत्पादों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है।
चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट की निर्यात पर रोक लगाने के बाद ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी चिंता में है। ये इंडस्ट्री काफी हद तक रेयर अर्थ मैग्नेट पर निर्भर रहती है। रेयर अर्थ का इस्तेमाल टीवी, होम थिएटर, स्पीकर, हेडफोन, ईयरबड्स में होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, सेंसर जैसे डिवाइस में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बिल्ट ऑन मटेरियल लागत का 5 से 7% तक रेयर अर्थ मैग्नेट है। जानकारों के मुताबिक इससे कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। जो चाइना की कॉस्ट है उससे जो हम और कंट्रीज से, अगर हम मान लीजिए यूरोप से या जापान से ये रेयर अर्थ मेटल को मंगाते हैं, पर्टिकुलरली इसमें है जो इसमें मेन आइटम है वो है नियोडिनम, आयरन और बोरॉन से जो मैग्नेट बनता है, तो उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट 2 से 3 गुने और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके कारण डेफिनेटली हमारे जो वस्तुएं यहाँ बना रहे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। करीब 95% रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात चीन से होता है। अभी तक चीन से मैग्नेट निर्यात करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दूसरे देशों से आयात करने पर यह महंगा हो सकता है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंसेंटिव स्कीम लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने में वक्त लग सकता है। जानकार मानते हैं कि ऐसे में सरकार को दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे हिसाब से हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स एज वेल। इस पूरे प्रोसेस में हमारे हिसाब से रिसाइकलिंग एक अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन सकता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ रिसाइकल मेटल्स में भी। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए हमारे को ये इंश्योर करना है कि हम इस इंडस्ट्री को स्केल करें और इंडिया को मैग्नेट रिसाइकलिंग हब बनाए दुनिया का। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के चलते ऑटो कंपनियां उत्पादन टाल रही हैं और उनके पास जुलाई तक की सप्लाई बची है। अगर मामला लंबा खिंचता है तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से ही देश भर में अलग अलग वजहों से फ्लाइट्स के रद्द होने का सिलसिला जारी है। आज भी एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कारणों की वजह से रद्द की गई। वहीं इंडिगो की मदुरई जाने वाली फ्लाइट को भी तकनीकी खराबी के बाद चेन्नई वापस लौटना पड़ा। पूरा अपडेट लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रोहन, बताएं आज कौन कौन सी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और वजह क्या रही? जी, आज भी फ्लाइट्स की डिस्ट्रप्शन का सिलसिला जारी रहा। अलग अलग वजहें रही हैं। जो सबसे बड़ी वजह रही है वो जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है और जो इन्हांस सेफ्टी मेजर्स की बात कही है डीजीसीए ने, उसके वजह से बहुत सारे जो विमान हैं वो उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से एयर इंडिया ने ख़ास तौर पे घोषणा की है कि वो अगले कुछ दिनों तक जो अपनी फ़्लाइट्स हैं उनको लगातार वो कैंसिल करती रहेंगी। आज की अगर हम बात करें, कुल मिला के 8 बड़े जो हैं कैंसिलेशंस हुए हैं। इसमें 4 इंटरनेशनल प्लेन्स थे, दुबई, चेन्नई, दिल्ली, मेलबर्न, दिल्ली और दुबई, हैदराबाद। इन्हें कैंसिल किया गया। अगर घरेलू रूट्स की बात करें तो पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई, मुंबई, ये जो रूट्स हैं, यहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं, इनको आज कैंसिल किया गया है। लेकिन कल से यानी 21 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक जो है एयर इंडिया ने ये घोषणा की है कि वो 38 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हर सप्ताह जो है साप्ताहिक रूप से उसे रद्द करेगी। तो उसका असर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे रूट्स हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया है। दिल्ली, नैरोबी, अमृतसर, गेटवे, गोवा, लंदन, ये जो कुछ रूट्स हैं इनको फिलहाल जो है अगले कुछ समय के लिए इनको सस्पेंड किया गया है। तो असर साफ दिखने को मिलेगा। लेकिन कारण सिर्फ एक मेंटेनेंस या ऑपरेशनल कारण नहीं है, कुछ और भी रीजंस हैं। मसलन जो ईरान का एयर स्पेस है वो फिलहाल बंद है, उसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही बाली में जो फ्लाइट को कैंसिल किया गया उसके पीछे रीज़न था, वहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, तो उसकी वजह से वापस उसे लाना पड़ा। तो कुल मिला के आने वाले कई दिनों तक, महीने भर तक आप ये डिस्ट्रप्शंस देख सकते हैं। एक और जो आज फ्लाइट इंडिगो की थी जो मदुरई जा रही थी चेन्नई से, उसे बीच रास्ते से ही लगभग 30 मिनट के बाद फ्लाइट के उसे वापस चेन्नई लौटना पड़ा। तकनीकी खामी का पता चला, तो ये भी एक प्रभावित हुआ है। उसमें विमान में करीब 68 यात्री शामिल थे, लेकिन उसे सुरक्षित वापस चेन्नई में उतार लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक अहम बैठक की जो राजधानी दिल्ली में हुई है जीएसटी से जुड़े मुद्दों को लेकर। खासतौर पर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, आईटीसी रिफंड जैसे मुद्दों को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। आज इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?
बिल्कुल, देखिए जो 2 दिनों की बैठक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ आज खत्म हुई है, इसमें फोकस जीएसटी, रेट रेशनलाइजेशन, आईटीसी रिफंड और खास तौर से ट्रेड फैसिलिटेशन से जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्री ने खास तौर से जितने भी अधिकारी है सीबीआईसी उनको निर्देश दिया कि जो टैक्स इवेजन होता है और जो रिकवरी होती है वो गैप बहुत ज्यादा है, इस गैप को कम किया जाए, जो यानी कि लीकेज रिकवरी रेशियो है इसको बढ़ाया जाए। अभी तक जीएसटी डेटा के मुताबिक जो डाटा मिले हैं 34,000 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन डिटेक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ रिकवरी 4,000 करोड़ रुपए की हुई है। तो खास तौर से यह भी पता चला है कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और इस जगहों पर सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन के मामले आ रहे हैं, लिहाजा इस पर ध्यान देने को कहा है। दूसरी बात जो कही है ट्रेड फैसिलिटेशन बढ़ाने के लिए, खास तौर से कहा है कि जितने भी लैंड, सी, एयर कार्गो हैं यहां पर फास्ट क्लियरेंस किया जाए ताकि एक्सपोर्टर्स को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरे जो मुद्दे हैं उस पर भी वित्त मंत्री ने ध्यान देने को कहा है। तो कुल मिलाकर जो 2 दिनों की बैठक में इसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और किस तरह से फास्ट इंप्लीमेंटेशन हो चीजों की, कस्टम पर किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जाए, अधिकारियों के साथ जो एक तरह से जो कई सारे जो विजिलेंस के मामले चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कैसे निपटाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर 2 दिनों की बैठक के दौरान चर्चा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको एक और बड़ी खबर बता दें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक जो स्पेशल गोल्ड गुरुकुल शुरू होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सोने से जुड़े जो गोल्ड आइडियाज हैं उन्हें अपना सकते हैं। खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, और वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कि कितना सोना आप रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा कितना होना चाहिए, या फिर पुराने या नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम क्या हैं। तो सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस वेबिनार में मिलेगा। तो आप देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो और जनसभा की। सिवान में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जनसभा से पहले प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 6600 लाभार्थियों को गृह प्रवेश पत्र सौंपे। साथ ही 500 मेगावाट की एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी और नमामि गंगा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वैशाली देवरिया हाईवे का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा पटना गोरखपुर के बीच वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। मेक इन इंडिया के तहत मरहुड़ा प्लांट में बने लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा रेल, सड़क और एनर्जी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पंजे और लालटेन में बिहार को सिर्फ लूटा है। लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की जमीन तैयार कर दी है। अब बिहार का तेज विकास करने का वक्त आ गया है। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर
बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपको बता दें, इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि आरजेडी की राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जबकि एनडीए ने महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा दी बल्कि पंचायतों में 50% आरक्षण भी दिया। यहाँ पर देखिए, लड़की भी है लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया। जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तो जवाब न दीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश भर में मॉनसून की स्थिति कैसी है। मॉनसून ने बीते 2 दिन में राजस्थान, गुजरात और बिहार में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया है। सावरकुंडला, राजूला में स्थानीय नदियां उफान पर आ गई हैं। वहीं बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भी बरसाती नदियां पूरे उफान पर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर। योग को अक्सर लोग बड़े अनुशासन वाला कठिन व्यायाम मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योग आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन कैसे, जानने के लिए जरूर देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम करिए योग, रहे निरोग, आज शाम 5:57 पर।